नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथी भाइयों को श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में अपन बात करेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। तो जो भी साथी भाई वेटनरी से जुड़ी हुई किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहा है, श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथियों आज की इस क्लास से आपका वेटनरी से संबंधित कोई सा भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन आपको 100% दोस्तों इस क्लासेस से देखने को दोस्तों मिलेगा। दोस्तों इस क्लास में लास्ट तक कंप्लीट जरूर बने रहना और एक एक क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से देखते चलेंगे। चलिएगा दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंतर्गत नहीं आता है? कि निम्न में से ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक है जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों ये जो टेट्रासाइक्लिन है ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन और कार्बोपेनम जो होता है ये दोस्तों बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक दवाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? कि दोस्तों जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होती हैं इन दवाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों इन दवाओं का जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण को बाधित करने का दोस्तों कार्य होता है। वो किस प्रकार की एंटीबायोटिक का होता है? जो मैक्रोलाइड प्रकार की एंटीबायोटिक होती हैं उनका मुख्य रूप से क्या कार्य होता है? प्रोटीन संश्लेषण को बाधित करने का कार्य होता है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से किसके उपचार के लिए किया जाता है? कि जो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक मेडिसिन्स होती हैं उनका जो उपयोग होता है मुख्य रूप से किसके ट्रीटमेंट के लिए दोस्तों किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन, यानी जो ग्राम नेगेटिव संक्रमण होता है उनके उपचार के लिए किस प्रकार की एंटीबायोटिक काम में ली जाती है? एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक दोस्तों काम में ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक फ्लोरोक्विनोन वर्ग का है? कि चार आपको एंटीबायोटिक दे रखे हैं, इसमें से दोस्तों आपको फ्लोरोक्विनोन वर्ग का एंटीबायोटिक छांटना है। तो दोस्तों जो एनरोफ्लॉक्सिन जो होता है ये फ्लोरोक्विनोन वर्ग का एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, कौन सा होगा? फ्लोरोक्विनोन वर्ग का जो एनरोफ्लॉक्सिन होता है ये फ्लोरोक्विनोन वर्ग का एंटीबायोटिक होता है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दवाओं का पशुओं में उपयोग करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कि जब टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक पशुओं में यूज कर रहे हैं तो उस समय दोस्तों किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो दोस्तों ये दांतों के रंग को प्रभावित कर सकती है एंटीबायोटिक। कौन सी? टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है पशु के दांतों के रंग को भी प्रभावित कर सकती है, ये हड्डियों के विकास को प्रभावित कर सकती है दोस्तों, और ये फोटोसेंसिटिविटी को भी पैदा कर सकती है, यानी जो फोटो सेंसिटिविटी होती है उसको भी पैदा कर सकती है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स जो होती हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी तीनों के तीनों दोस्तों बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए टेट्रासाइक्लिन का अगर आप यूज कर रहे हैं पशुओं के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक दवाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? कि जो सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? इनका मुख्य कार्य होता है फोलिक एसिड के संश्लेषण को बाधित करने का कार्य जो होता है किस प्रकार के एंटीबायोटिक का होगा? जो सल्फोनामाइड प्रकार की एंटीबायोटिक होती हैं उनका मुख्य रूप से क्या कार्य होता है? फोलिक एसिड के संश्लेषण को बाधित करने का कार्य होता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक पॉलीमैक्सिन वर्ग का एंटीबायोटिक होता है? कि निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है जो पॉलीमैक्सिन वर्ग का एंटीबायोटिक कहलाता है? दोस्तों जो कोलिस्टिन होता है ये पॉलीमैक्सिन वर्ग का एंटीबायोटिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिंकोसमाइड एंटीबायोटिक दवाओं का उदाहरण कौन सा होता है? दोस्तों जो लिंकोसमाइड
माइड एंटीबायोटिक होती हैं उनका उदाहरण कौन सी एंटीबायोटिक होती है? तो दोस्तों जो क्लिंडामाइसिन होती है लिंकोसमाइड एंटीबायोटिक का दोस्तों उदाहरण होती है कौन सी? क्लिंडामाइसिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक एंटी फंगल भी होता है? कि वो एंटीबायोटिक तो होता ही है लेकिन उसके साथ में एंटी फंगल का भी कार्य होना चाहिए उसमें। तो दोस्तों जो एम्फोटेरेसिन बी होती है ये एंटीबायोटिक के साथ में दोस्तों एंटी फंगल का भी कार्य करती है। दोस्तों जो एम्फोटेरेसिन बी होती है एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दोनों का ही कार्य करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करते समय सबसे महत्वपूर्ण विचार क्या होता है? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण विचार क्या होता है जब एंटीबायोटिक का उपयोग करेंगे पशुओं के अंदर? दोस्तों एंटीबायोटिक प्रतिरोध को कम करना, पशु स्वास्थ्य और उसके कल्याण के लिए, मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पशुओं में एंटीबायोटिक के यूज करते समय इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक पशुओं में प्रोटीन संश्लेषण को बाधित करता है? तो दोस्तों जो टेट्रासाइक्लिन होता है इन प्रोटीन संश्लेषण को दोस्तों बाधित करने का कार्य करता है कौन सा एंटीबायोटिक? टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है ये प्रोटीन संश्लेषण को बाधित करने का कार्य करता है पशुओं में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पशुओं में एंटीबायोटिक प्रतिरोधक क्षमता के विकास का मुख्य कारण क्या होता है? कि दोस्तों जो एनिमल्स होते हैं उनमें एंटीबायोटिक प्रतिरोधक क्षमता के विकास का प्रमुख कारण क्या होता है? तो दोस्तों एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग करना, एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग करना और एंटीबायोटिक दवाओं का अपूर्ण कोर्स दोस्तों ये सभी दोस्तों इसके कारण होते हैं। तो दोस्तों ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी राइट आंसर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक पशुओं में सबसे अधिक विषाक्तता पैदा करता है? कि निम्न में से ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक है जो पशुओं में सबसे अधिक विषाक्तता दोस्तों पैदा करता है? तो दोस्तों जो जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक होता है ये सबसे ज्यादा विषाक्तता पैदा करता है पशुओं के अंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो दोस्तों पशु की प्रजाति को भी ध्यान में रखना चाहिए, पशु की उम्र को भी ध्यान में रखना चाहिए और पशु की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, तभी हमें उनके अंदर एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी की जानकारी हमें होनी चाहिए और तभी एंटीबायोटिक्स का अपन यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक पशुओं में एलर्जी प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है? कि निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है जो पशुओं में एलर्जी प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है? दोस्तों पेनिसिलिन भी कर सकता है, सेल्फ्रोस्पोरिन भी कर सकता है और सल्फेनोमाइड, तीनों के तीनों जो एंटीबायोटिक है पशुओं में दोस्तों एलर्जी प्रतिक्रिया पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक पशुओं में न्यूरोटॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है? कि ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक है जो पशुओं में न्यूरोटॉक्सिसिटी को पैदा कर सकता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे एमिनोग्लाइकोसाइड जो एंटीबायोटिक होता है पशुओं में दोस्तों न्यूरोटॉक्सिसिटी को पैदा कर सकता है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं के अवशेषों का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? कि जो एनिमल्स एंटीबायोटिक दवाओं के अवशेष होते हैं उनका दोस्तों मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो दोस्तों एंटीबायोटिक प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी होना, एलर्जी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, आंतों के माइक्रोबायोम में परिवर्तन भी हो सकता है। तो दोस्तों ऑल ऑफ दीज सभी कारण हो सकते हैं, प्रभाव पड़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक पशुओं में प्रतिबंधित है क्योंकि यह मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है? दोस्तों कौन सा एंटीबायोटिक है जो दोस्तों प्रतिबंधित है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है? तो दोस्तों जो क्लोरोमेफेनिकोल जो होता है, क्लोरोमेफेनिकोल दोस्तों ये दोस्तों एंटीबायोटिक जो है ये प्रतिबंधित एंटीबायोटिक है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए दोस्तों गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों,
पशु चिकित्सकों को एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करते समय किन नैतिक विचारों का पालन करना चाहिए? तो दोस्तों उन्हें केवल आवश्यक होने पर ही एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों दूसरा देखिएगा, एंटीबायोटिक प्रतिरोधक क्षमता के विकास को कम करने के लिए उचित खुराक और अवधि का पालन करना चाहिए। दोनों कथन दोस्तों सही होंगे। तीसरा कथन देखते हैं, पशुधन उत्पादों में एंटीबायोटिक अवशेषों को कम करने के लिए दोस्तों प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों तीनों के तीनों कथन सही होंगे। ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी राइट आंसर करेंगे इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं के विकल्प क्या हो सकते हैं? कि दोस्तों जो एनिमल्स होते हैं उनमें एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग करने के विकल्प क्या हो सकते हैं? दोस्तों जो टीकाकरण होता है, वैक्सीनेशन, बेहतर प्रबंधन प्रथाएं हो सकती हैं और प्रोबायोटिक्स हो सकते हैं। तो दोस्तों तीनों के तीनों जो होते हैं एंटीबायोटिक दवाओं के विकल्प हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से बेहतरीन और शानदार दोस्तों क्वेश्चंस की क्लासेस पाने के लिए जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस के साथ में। दोस्तों क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। आपका हर एक कमेंट, आपका हर एक शेयर हमारे लिए दोस्तों मोटिवेशनल का कार्य करता है। दोस्तों आप अपना जितना और प्यार सपोर्ट हमारे साथ में बनाए रखेंगे, उसी तरीके से बेहतरीन और दोस्तों शानदार क्लासेस आपके लिए डेली हम लेकर के आने की कोशिश किया करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।